तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम इस्फाकुर रहमान है। मैं नॉर्थ ईस्ट का रीजनल हेड हूँ और आप सबको इस सेशन में स्वागत करते हैं। और पिछले 1 डेढ़ साल से हम लोग इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सीरीज को शुरू किए हैं और मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोगों ने ये सेशन अटेंड किए होंगे। हर्बो फूडस्यूटिकल, चराकाई, हर्बो न्यूट्रिशन। तो क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ कि जिस तरह का ट्रेनिंग हम कर रहे हैं दिन के 3 बजे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इससे आप लोगों को लगातार फायदा हो रहा है। फील्ड में, बिजनेस में, लोगों के साथ बातचीत करने में, लोगों को प्रोडक्ट्स बताने में। तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, क्या इस तरह के सेशन से आपको फायदा हो रहा है? अगर हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे सेशन में आप अपने टीम के तमाम लोगों को लेके आए। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो चरकाई का है। और चरकाई हमारा वो कैटेगरी है जो प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो। सॉरी, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप कह सकते हो। आयुर्वेदा पूरी दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल ट्रीटमेंट सिस्टम है, लेकिन इसका कदर आज भी उतना नहीं होता है जितना मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का रिस्पेक्ट होता है, या फिर उसका वैल्यू जितना होता है उतना आयुर्वेदा का नहीं है। इसके कई सारे रीजन हैं। रीजन सबसे पहले ये है कि हमें मॉडर्न साइंस, मॉडर्न ट्रीटमेंट, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम्स के बारे में जितना आसानी से दिखता है, जितना आसानी से पता चलता है, उतना आसानी से हमें आयुर्वेदा के बारे में पढ़ने, सीखने को और देखने को मौका नहीं मिलता है। आयुर्वेदा बहुत लिमिटेड लोगों के पास रह गया है। बहुत लिमिटेड जगहों में इसकी प्रैक्टिस होती है। बहुत लिमिटेड इसके डॉक्टर्स हैं। बहुत लिमिटेड इसके कॉलेजेस हैं। और हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में इसके बारे में जानने का मौका भी बहुत कम है। आप अगर घर से बाहर निकाल के कहीं पर भी जाते हैं, आपको अगर हॉस्पिटल्स दिखे, नर्सिंग होम्स दिखे, फार्मेसीज दिखे, मुझे लगता है 100 में से 8-10 ही होंगे जो आयुर्वेदा के साथ डीलिंग्स करता हूँ। बाकी सब मॉडर्न साइंस का है। तो आयुर्वेदा का प्रमोशन ठीक से नहीं हुआ। आयुर्वेदा को लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा जिम्मेदारी किसी ने नहीं उठाई है। इसको एक ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से छोड़ दिया गया। इसकी परवरिश, इसकी नर्चरिंग, इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा फंड्स भी नहीं मिलते। तो ये रीजन है कि आयुर्वेदा का प्रचार नहीं हुआ, लोग इसके बारे में बहुत नहीं जानते। आजकल धीरे धीरे इसका प्रमोशन हो रहा है और सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में इसके बारे में लोग थोड़ा बहुत अध्ययन करते, रिसर्च करते, इसके बारे में जानना चाहते हैं। और मुझे लगता है आप सबको भी शायद पहले मौका ना मिला हो आयुर्वेदा के बारे में सीखने का। ओके लैबकर में आके ही शायद आपको आयुर्वेदा के बारे में ज्यादा जानने सीखने को मिल रहा है। ये सुनो, आप लोग जवाब दे सकते हैं। ओके। सबसे पहले दोस्तों, हमें आयुर्वेदा के बारे में एक चीज बहुत अच्छे से सीखनी होगी कि इसके फायदे क्या हैं। और अगर हम आयुर्वेदा को प्रमोट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम मॉडर्न साइंस को, मॉडर्न ट्रीटमेंट सिस्टम को, मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज को हम लोग ऑपोज कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों साथ साथ चल सकता है। आयुर्वेदा, एलोपैथ दोनों साथ साथ चल सकता है। कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आयुर्वेदा में और एलोपैथ में। कुछ डिफरेंस आयुर्वेदा के फेवर में है, कुछ डिफरेंस एलोपैथ या मॉडर्न साइंस के फेवर में है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आप जब लोगों से बात करो, उनको बताएं, उनको आप हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, आयुर्वेदा के बारे में बताएं, उनको कॉन्फिडेंस हो और उनको सही जानकारी मिले। ये जानकारी ही ऐसी चीज है जिसके ना मिलने के कारण लोग आयुर्वेदा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे। जिसको भी समझ में आता है वो आयुर्वेदा को अपनाएगा। दोस्तों, आप लोग प्लीज मुझे बताएं, मेरा वीडियो, साउंड और पीपीटी क्लियर है? ओके। आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस, मॉडर्न ट्रीटमेंट सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं मैं आपको बताना चाहूंगा।
आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और साइड इफेक्ट ना होने का कारण ये है क्योंकि इसको नेचुरल चीजों से बनाई गई है। हमारे पर्यावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में जो भी प्लांट्स, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो नेचुरल चीजें हमारे जमीन में मौजूद हैं, जो हवा में है, जो जो हमारे पौधों में है, उन्हीं चीजों से आयुर्वेदा को बनाया गया है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, जो हमारा नेचुरल फूड है, हम रोज खाते हैं, 3 बार करके खाते हैं और जिंदगी भर खाते रहेंगे, और इन खाना पीना से हमारा कोई नुकसान, साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि नेचुरल है और हमारा बॉडी इसको हर रोज ही खा सकता है। उसी तरह से आयुर्वेदा भी इन्हीं चीजों से बनी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक सिस्टम में, मॉडर्न साइंस में हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, कम ज्यादा हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। जब हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं तो हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स बहुत सोच समझ करके आपको अच्छा मेडिसिन लिखता है, और इन मेडिसिन को बहुत लंबा टाइम तक नहीं चलाना होता है एक्सेप्ट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। तो ये पहला डिफरेंस है। और आपको थोड़ा सा फैक्ट्स भी बताना चाहूंगा साइड इफेक्ट के बारे में। ऑलमोस्ट हर साल हमारे देश में 1 लाख लोगों की मौत होती है मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से। 1 लाख। ये मैं आपको 2017-18 की डाटा बता रहा हूँ, थोड़ा ओल्ड है। और हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट में से एक साइड इफेक्ट ये है कि आपकी जो आयु है, लाइफ स्पैन है, थोड़ा कम हो जाता है। जैसे ऑन एन एवरेज एक इंडियन 70 साल जीता है, और अगर आपने काफी सारे मेडिसिन लिए होंगे, लेंगे, तो आपका जो 70 साल का लाइफ है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। इस तरह से एक साल में हमारे देश में जितने लोगों की मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से आयु, लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है, वो सारा आप जोड़ दोगे तो दैट इज अराउंड 30 लाख साल, अराउंड 30 lakhs ईयर्स का आयु कम होती है लोगों की। तो एवरी मेडिसिन कम्स विद साइड इफेक्ट, लेकिन बेनिफिट ज्यादा है तो साइड इफेक्ट को नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां में लोगों को लाइफ टाइम मेडिसिन लेने होते हैं। डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक पेन वगैरह, आर्थराइटिस। और यहाँ में देखा गया है जब लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक आप ये मेडिसिन लेते हैं, आपके किडनी और लिवर में प्रॉब्लम आती है। और ऑलमोस्ट सारे लोगों को इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट का थोड़ा बहुत नुकसान भुगतना होता है। कुछ साइड इफेक्ट माइल्ड है, कुछ साइड इफेक्ट बहुत सीरियस है। बहुत साल पहले एक मेडिसिन आती थी जिसका नाम था थेलिडोमाइड। मैं एलोपैथ मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूँ। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में दिया जाता था उल्टियां रोकने के लिए, लेकिन इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट्स था। टेराटोजेनिक इफेक्ट्स का मतलब है वो दवाई जो गर्भवती महिला के लेने के कारण पेट में मौजूद बच्चों तक उसका साइड इफेक्ट होता है। तो किसी महिला ने अगर ये थैलिडोमाइड दवाई बहुत लंबा टाइम तक लिया, देखा गया है वो बच्चा बिना हाथ पैरों का पैदा होता था, डिफॉर्म्ड, सिल लिम जिसको बोलते हैं। एक साधारण सी उल्टी की गोली का इतना खतरनाक साइड इफेक्ट। आज भी रोजमर्रे की जिंदगी में हम जो एसिलॉग, पेंटोप्राजोल, इस तरह का जो गैस्ट्राइटिस की मेडिसिन लेते हैं, ये मेडिसिन रोजाना लेने वाले लोगों का किडनी लिवर का नुकसान आम लोगों के मुकाबले 25% ज्यादा हो सकता है। तो ये बहुत मेजर कंसर्न है जो लोग आजकल सफर कर रहे हैं, और इस तरह का कोई भी नुकसान आयुर्वेदा से नहीं होता है। तो दोस्तों, आप जब भी लोगों से बात करें, लोगों से आयुर्वेदा के बारे में डिस्कस करो, उनको पहले आप कॉन्फिडेंस में ले। आप उनको जो जनरल व्यू है, जो जनरल डिफरेंसेस हैं, वो आप उनको दिखाएं और उनको डिसाइड करने दें। दूसरा डिफरेंस, आयुर्वेदा में चीजों का, दवाई का, मेडिसिन का जो एफिकेसी है वो नहीं बदलती है। एफिकेसी का मतलब है काम करने का जो कैपेबिलिटी, काम करने की जो क्षमता। 100 साल पहले जो जड़ी बूटी थी आज भी वही है। हजारों साल पहले जो आयुर्वेदिक हर्ब्स थे आज भी वही हैं। आने वाले 100 साल, 200 साल, 500 साल के बाद भी जो मेडिसिन रहेंगे वो भी वही रहेंगे, क्योंकि नेचुरल है, नेचर में है, और नेचर की चीजें नहीं बदलती। जो आम का पेड़ 500 साल पहले आम देता था आज भी उसी तरह का फल देता है। तो पेड़ पौधों में, हर्ब्स में, जड़ी बूटियों में कोई बदलाव नहीं है।
मॉडर्न मेडिसिन में हमें हर रोज हर साल नया मेडिसिन लाना होता है, क्योंकि पुराना मेडिसिन काम नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। और मैन मेड 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। जो चीजें इंसान बनाती है वो 100% नेचर जैसा परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे आप सब जानते हैं, 20 साल पहले प्लास्टिक वॉज अ मिरेकल। ये जादू चमत्कार था, इसके इतने सारे यूजेस थे। मतलब 1 रुपए में आपको इतनी अच्छी चीज मिल जाती है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज हमें वो नुकसान भुगतना पड़ रहा है। पूरी दुनिया प्लास्टिक का गार्बेज बन गया। प्लास्टिक आपके खाने में भी समुद्र से आ रहा है, समुद्र के जीवों में चला गया, जमीन के नीचे चला गया। तो जो मैनमेड चीजें होती है उसका नुकसान कभी ना कभी हमें भुगतना पड़ता है। आयुर्वेदा नेचुरल है और आने वाले हजारों सालों तक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। हो सकता है नए नए आयुर्वेदिक प्लांट्स हर्ब्स और भी डिस्कवर हो, लेकिन जो पुराने हैं वो एज इट इज रहेगा। एलोपैथी सिस्टम में हमें हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके न्यू न्यू मेडिसिन का रिसर्च करना होता है, क्योंकि पुराना वाला काम नहीं कर रहा है। एक जो डिफरेंस एलोपैथ के फेवर में है वो है ये है कि उनके मेडिसिन इंस्टेंट काम करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन तुरंत काम करता है और इनके पास एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक के बारे में आपको थोड़ा समझना होगा। एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल दोनों अलग अलग शब्द हैं। आप सब जानते होंगे कि एंटीबायोटिक्स हम जानते हैं, हम मेडिकल स्टोर से खरीद के लाते हैं। जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है आप एंटीबायोटिक्स लेके आते हैं। एक सिमिलर वर्ड है एंटी माइक्रोबियल। थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझाऊंगा। जब हम किसी कीटाणु को, किसी माइक्रोब को, बैक्टीरिया को, वायरस को किसी जीव के अंदर डालते हैं, से हम लोगों ने वायरल फीवर का, सर्दी जुकाम का, या फिर ट्यूबरकुलोसिस किसी भी बीमारी का जो बैक्टीरिया है उसको घोड़े में इंजेक्ट कर दिया थोड़ा सा, या फिर अच्छा अमाउंट का वो बैक्टीरिया घोड़े में इंजेक्ट कर दिया। तो घोड़ा उस बीमारी से बचने के लिए अपने बॉडी में कुछ हथियार बनाएंगे जिसको एंटीबॉडीज कहा जाता है। वो एंटीबॉडीज को निकाल के हम उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एंटीबॉडीज उसके शरीर में लिक्विड फॉर्म में रहेगा। हम उसको ड्राई करेंगे, उसको पाउडर बनाएंगे, और ये पाउडर उस बैक्टीरिया को मार सकता है। उसकी क्षमता है कि उस बैक्टीरिया को मार डालेगा, और यही एंटीबायोटिक है। इस तरह का इंस्टेंट एंटीबायोटिक आयुर्वेदा में नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स ये बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स से बनाता है। लेकिन आयुर्वेदा में एक चीज है जिसको कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल। यानी जैसे आपके शरीर में बैक्टीरिया घुसा तो आपके बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाए, इस तरह का एंटीबॉडीज हम जानवरों से ले लेते हैं और उसका एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में क्या है, कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नेचुरली उन जीवों को, उन परजीवियों को, उन बैक्टीरिया को मारने में कामयाब होता है। जैसे नोनी का जो जूस है, ये ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को मारने में बहुत ही कामयाब है। इसके मारने का टेक्नोलॉजी एंटीबॉडीज ऐसा नहीं है। इसका मारने का जो प्रोसेस है ये एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स जैसा नहीं है, इसका प्रोसेस अलग है। तो आयुर्वेदा में हम एंटी माइक्रोबियल कहते हैं, जो चीजों को, बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को मार सकता है। सी बकथॉर्न एंटी माइक्रोबियल है, एलोवेरा भी एंटी माइक्रोबियल है, त्रिफला भी एंटी माइक्रोबियल है। इस तरह के बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो एंटी माइक्रोबियल है, यानी इसकी मौजूदगी में दूसरे परजीवी नहीं आ सकते। इसका साधारण सा उदाहरण दूंगा आपको। आप लोग मुझे ऐसे 2 पौधों का नाम बताएं जिसमें कभी कीड़े मकोड़े नहीं लगते। मैं फिर से पूछूंगा, 2 पौधों का नाम बताएं जिसमें कभी कीड़े मकोड़े नहीं लगते। ओके, डॉक्टर पंकज ने कहा नीम, सारे लोगों ने कहा नीम, गुड। 1 सेकंड, क्या मेरा साउंड, मेरा वीडियो, मेरा आवाज क्लियर है? करेक्ट, आप सबने सही जवाब दिया। नीम एंड तुलसी, यानी नीम और तुलसी के पत्तों में कुछ तो है
जिसके कारण वो बैक्टीरिया, वो कीटाणु वहां पे टिक नहीं सकता। यानी उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों अल्टीमेटली माइक्रोब्स को खत्म करती हैं। अब जब हम एंटीबॉडीज यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, उसका एक नुकसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब एंटीबायोटिक से किसी माइक्रोब को, किसी कीटाणु को मारते हो, आप मान लो सिर्फ एक ही बंदूक से आप उसको मार रहे हो, आपके पास एक ही हथियार है। अगर वो हथियार ठीक से आपने नहीं चलाया तो वो नहीं मरेगा। लेकिन एंटी माइक्रोबियल का काम करने के बहुत अलग अलग तरीका होता है। अब क्या होता है, जब लोग सही तरह से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे आपको डॉक्टर ने कहा 500 मिलीग्राम करके 24 घंटे में 3 बार करके हफ्ते भर लेना होगा। अगर आपने इसे कम लिया, आप गैप ज्यादा कर दिए, तो वो एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। और वो जो बैक्टीरिया बच गया, उससे जितनी भी अगली पीढ़ी बनेगी, वो सारी पीढ़ी इस एंटीबायोटिक से कभी नहीं मरेगा, रेजिस्टेंट हो गया। और इस तरह का रेजिस्टेंस आजकल बहुत आम हो गया। हर एंटीबायोटिक हर इंसान पे काम नहीं करता, क्योंकि हम लोगों ने सही इस्तेमाल नहीं किया, उसका रेजिस्टेंस हो गया। ये प्रॉब्लम आयुर्वेद में नहीं है। आपने नीम लिया, तुलसी लिया, एलोवेरा लिया, अरग्योबटी लिया, कुछ भी लिया, आपने 2 दिन लिया तो मर जाएगा, 3 दिन लिया तो मर जाएगा, आपने कम लिया तो इसका मतलब ये नहीं दोबारा वो काम नहीं करेगा। हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं है, लेकिन एंटी माइक्रोबियल है, जो उसके जैसा बहुत ज्यादा एक्यूरेटली तुरंत खत्म करेगा ऐसा तो नहीं है, टाइम लेगा। लेकिन इसका काम करने का जो एफिकेसी है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म में ज्यादा है। और ये हमेशा काम करेगा, ऐसा नहीं कि इसका रेजिस्टेंट होगा। एक और डिफरेंस, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको कोई भी मॉडर्न मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन का आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और बिना बीमारियों का आप ले नहीं सकते, आपको बॉडी को नुकसान कर सकता है। लेकिन वही में आयुर्वेदा को आप जब चाहो, जितना चाहो, जिंदगी भर ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप बीमार नहीं है, यानी ये प्रोफाइलैक्सिस बीमारी को रोकने में मदद करेगा। अगर आप बीमार है तो आपको बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मधुमेह मैनेजमेंट किट अगर कोई लेता है, उसका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, लिवर फंक्शन, इंसुलिन फंक्शन बेहतर होगा, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बेहतर होगा, आपको डायबिटीज होने का रिस्क कम हो जाएगा। और अगर आपको डायबिटीज है, आप मधुमेह लेते हैं, तब भी आपके लिए फायदा है। यानी यहाँ के प्रोडक्ट्स हर कोई जब चाहे, जैसा चाहे, कभी भी यूज कर सकता है। मॉडर्न मेडिसिन ऐसा नहीं है। एक और डिफरेंस, आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत रीजनेबल, सस्ते प्राइस में मिलता है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन एक्सपेंसिव है, और दिन ब दिन इनके प्राइस बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचें, बहुत लंबा के लिए सोचें, तो हर इंसान को मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद दोनों को अपनाना चाहिए। अगर आपको माइल्ड बीमारी है, छोटा मोटा बीमारी है, आप सिर्फ आयुर्वेद यूज करो। अगर आपको क्रिटिकल बीमारी है, बहुत सीरियस कंडीशन है, बहुत ज्यादा पेन वगैरह है, आप मॉडर्न मेडिसिन और साथ में आयुर्वेद यूज करें। और अगर आप बर्दाश्त करके थोड़ा सा सह के सिर्फ आयुर्वेदा की मदद से ठीक होना चाहते, तब भी आप कर सकते हैं। आयुर्वेदा में सर्जरी होता था, लेकिन मॉडर्न फैसिलिटीज ना होने के कारण सर्जरी के सारे प्रोसेस मॉडर्न साइंस के पास ही, हालांकि दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदा एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हमें इसे अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है जो डिफरेंस मैंने आपको बताई, आप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज एक बार यस या नो बोले। ग्रेट। चलिए थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में और रिसर्च कर लेते हैं। आयुर्वेद का मतलब है द नॉलेज ऑफ लाइफ, यानी ये जिंदगी के बारे में सिखाती है। ये सिर्फ लंग्स, लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, आर्टरी, वेसल्स, वेन, इनके बारे में और इसकी बीमारी और मेडिसिन के बारे में नहीं सिखाती, ये लाइफ के बारे में सिखाती है। जीना कैसे है, सुखी जिंदगी कैसे जीना है, एक अच्छा हेल्दी फैमिली कैसे जीना है, एक अच्छा सोशल लाइफ कैसे जीना है, एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, आपकी इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जिंदगी कैसे बेहतर हो, आपके पास अगर एनिमल हस्बेंड्री है, यानी अगर आपके पास पालतू जानवर है, उसका भी हेल्थ कैसे अच्छा हो, खेती बाड़ी का ध्यान आप कैसे बेहतर रख सकते हैं,
सो आयुर्वेदा इज ए वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। जिंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका है आयुर्वेदा। जो भी नेचुरल है, जो आपको अच्छा रखेगा, जो आपको बीमारियों से दूर रखेगा, जो आपको स्वस्थ रखेगा, जो आपको खुश रखेगा, जो आपको बॉडी, माइंड एंड सोल को हेल्दी रखेगा, वो है आयुर्वेदा। और ये करीब 5,000 साल पुराना साइंस है, जिसको हर दुनिया के हर देश ने अपनाया। हर हर प्रांत के लोगों ने इसको अपनाया। आज भी पूरी दुनिया में आयुर्वेदा है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और जो भी लोग इसको अपनाते हैं, आप ये कह सकते हो, जो जो थोड़ा सा गांव में रहने वाले लोग हैं, या फिर जो लोग आइलैंड्स में रहते हैं, जिनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है, उनकी जिंदगी जीने का तरीका इज जस्ट लाइक आयुर्वेदा। और उनका लाइफ हमारे लाइफ से ज्यादा हेल्दी है, वो ज्यादा जीते हैं। आयुर्वेदा में कुछ बेसिक्स हैं जो हमें सीखना होगा। जैसे अगर आप मॉडर्न साइंस को सीखेंगे, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिखाया जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी सिखाया जाएगा, फार्माकोलॉजी सिखाया जाएगा, ह्यूमन बॉडी के सारे चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। तो आयुर्वेदा में ह्यूमन बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मॉडर्न साइंस में कई सारा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन आयुर्वेदा में इन सारी चीजों का 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और इसको हम लोग जानते हैं, बत पित्त कफ बोला जाता है। बत पित्त कफ। बत का मतलब होता है मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन। पित्त का मतलब होता है डाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। कफ का मतलब होता है कोहेसिवनेस, स्ट्रक्चर एंड लुब्रिकेशन। मूवमेंट और कम्युनिकेशन का मतलब है, जैसे बॉडी का अंदर का जो मूवमेंट है, हमारे लंग्स मूवमेंट होते हैं, हमारे हार्ट मूवमेंट करती है, ब्लड आर्टरीज के थ्रू से ब्लड मूवमेंट करती है, सारे जो बॉडी के फ्लूइड्स है वो मूवमेंट करती है, सिग्नल्स मूवमेंट करती है, नर्व्स की कम्युनिकेशन मूवमेंट करती है। तो बत का मतलब है ये मूवमेंट और कम्युनिकेशन। पित्त डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन। हमने खाना खाया, खाने से हमें ताकत मिली और कुछ चीजें बॉडी से बाहर चला गया। कफ का मतलब है बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का सपोर्ट, मसल, बोन्स, लुब्रिकेशन, जॉइंट्स एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं, आकाश और वायु से बत बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। ये 3 चीज के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना होगा, तो लोगों को आप सही राय दे पाओगे। ये तीनों जो हमारा सिस्टम है, ये जब तक बैलेंस है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर ये बिगड़ गया, आप बीमार हैं। जैसे हम अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, यानी आप बीमार हो सकते हैं। आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर कम काम कर रहा है, आप बीमार हो सकते हैं। थायराइड फंक्शन अगर कम है तब भी बीमार है, फंक्शन ज्यादा है तब भी बीमार है। तो उसी तरह से हमारे जो तीनों सिस्टम है आयुर्वेदा का, बत पित्त कफ, ये अगर बिगड़ जाए तो इंसान बीमार होता है। तो जब भी एक डॉक्टर किसी मरीज को देखता है आयुर्वेदा में, तो उनके पूरे बॉडी का ये तीनों बैलेंस को इकट्ठा देखते हैं, सिर्फ लंग्स, लिवर, किडनी को नहीं देखते हैं। और ये तीनों जो दोषा है, ये हमारे खान पीन से बिगड़ता है, और खान पीन से ही सही हो सकता है, जिसका जानकारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले कफ की बात करेंगे। कफ यानी बॉडी का मूवमेंट, लुब्रिकेशन, सपोर्ट था। जब आपका कफ बिगड़ जाता है, तो आपके बॉडी में बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं, जैसे जॉइंट पेन वगैरह हो सकता है। और कफ कैसे बिगड़ता है? बहुत ज्यादा खाना खाने से। बहुत ज्यादा खाना खाने से आपका वेट बढ़ेगा, फैट ज्यादा हो जाएंगे, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके मूवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है, आर्थराइटिस जैसा बीमारियों का नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। यानी कफ को सही रखने का तरीका क्या है? आपको लाइट खाना खाना होगा, जिसमें बहुत ज्यादा फैट नहीं है, जिसमें तीनों टेस्ट बराबर में मिक्सड अप हो। जैसे खट्टा मीठा हम लोग बोलते हैं, बिटर, पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट। खट्टा का मतलब होता है विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट। मीठा का मतलब होता है ग्लूकोज, जिसमें आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी।
या फिर फ्रूट्स। ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट से भी आता है, मीठा का मतलब है फ्रूट्स। खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। और जो थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट पंजेंट जैसा है, उसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एप्पल सीडर विनेगर हम कह सकते हैं। और कर्ड जैसे प्रोडक्ट्स यानी फ्रूट्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स, कर्ड और विनेगर, ये सारे चीजों का बैलेंस खाना हम अगर खाते हैं तो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस बेहतर रहते हैं और आपका कफ बैलेंस रहता है। वजन कम करने का यानी कफ को सही रखने का एक और आसान तरीका है, आप बॉयल चीजें खाएं, बॉयल वेजिटेबल्स खा सकते हैं, पका हुआ फ्रूट्स खा सकते हैं, और होल ग्रेन जैसे ओट्स, राय, बर्ली, मिलेट्स और कुछ गरम मसाले आप लगातार अपने खाने में शामिल रखें, जैसे ब्लैक पेपर, कार्डमम, क्लोव, मस्टर्ड, टर्मरिक एक्सेट्रा। वक्त बिगड़ता है बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाने से, और बहुत ज्यादा तीखा खाना खाने से भी। यानी अब बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, मसालेदार खाना अगर लगातार बहुत खाएंगे तो आपका वक्त बिगड़ सकता है। तो इसको सही करने का आसान तरीका है, आपके खाने में नमकीन, मीठा, थोड़ा सा खट्टा, ये सारी चीजों का सही बैलेंस हो। यानी आप ज्यादा सॉल्टी ना खाएं, थोड़ा ही सॉल्टी लें, बहुत ज्यादा मीठा ना खाएं, थोड़ा सा मीठा लें, थोड़ा सा दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल, विनेगर, इस टाइप का टेस्ट वाला खाना आप बैलेंस करके लें। और वक्त को सही रखने का एक और तरीका है, वो खाना जो आसानी से हजम होता है आप उसको ज्यादा लें, जैसे सब्जियां, सब्जियों में ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, होल ग्रेन राइस, व्हीट, गेहूं, चावल, और कुछ मसाले जैसे जीरा, अदरक, दालचीनी, ये लगातार आप अपने खाने में शामिल रखें। कुछ खाने में, कुछ फ्रूट्स में, वेजिटेबल में पानी बहुत ज्यादा होता है, आप लगातार उसका सेवन करें, जैसे बेरीज, तरबूज, दही। इस तरह का खाने से आपका फूड बैलेंस रहेगा और आपका वजन भी सही रहेगा। कुछ फैटी फूड यानी ऐसे फूड जिसमें अच्छा फैट हो, एवोकेडो जो फ्रूट है, बटर मिल्क, चीज, अंडा, होल मिल्क मतलब दूध पीना, कोकोनट, बादाम, इस तरह का चीजें भी आपके वजन को सही रखता है। पित्त हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड है। ये बहुत ज्यादा शराब, बहुत ज्यादा थोड़ा हो, शराब हमेशा खराब होता है। निकोटीन, अल्कोहल, बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा फ्राइड और बहुत ज्यादा नमकीन चीजें लेने से आपका पित्त खराब हो जाता है। और पित्त को बैलेंस करने का सिमिलर प्रोसेस, आप सारे टेस्ट को बैलेंस में ले, थोड़ा थोड़ा करके। मीठा फ्रूट्स आप ले, थोड़ा उस तरह का खाना ले जो ठंडा होता है, जैसे फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, दही वगैरह, करी पत्ता, तेज पत्ता, जितने भी ग्रीन सलाड्स है, चटनियां हैं, ये सही है। होल ग्रेन, बार्ली, ओट्स, और चटनी वाला जैसे पुदीना हो गया, धनिया हो गया, इस तरह का चीज आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा खट्टा फ्रूट, बहुत सारे रेड मीट, बहुत ज्यादा आलू, बहुत ज्यादा टमाटर और बहुत ज्यादा बैंगन पित्त को थोड़ा बिगड़ देता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमारे त्रिदोषा को बैलेंस करने के लिए कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। अगर आपका वजन बिगड़ जाए तो बॉडी टाइट हो जाएगा, जॉइंट पेन होंगे, चलने फिरने में दिक्कत होगा, आर्थराइटिस, नींद ना आने की बीमारी और एंजाइटी जैसा प्रॉब्लम हो सकती है। पित्त अगर बिगड़ जाए, एसिडिटी, गैस, पेट में गड़बड़ होना, सर दर्द, हेयर फॉल, बालों का सफेद होना, इचिंग, रैशेज आना, स्किन में बॉल्स आना, नेल में नाखून में प्रॉब्लम्स आना, स्किन डिजीज, माउथ में अल्सर होना, पेट में अल्सर होना, मेलिना टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। और कफ के बिगड़ने से सर्दी, जुकाम, खांसी, सर दर्द, गले में इरिटेशन होना, भूख कम लगना, एस्थमा जैसा प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस, डायबिटीज, कमजोर लगना, थकावट सी लगना, और बहुत ज्यादा नींद आने जैसा बीमारी आपको हो सकता है। और ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आयुर्वेदा जोरों शोरों से अपना काम कर रही है, और एक
अच्छी बात, अच्छी संकेत आपको बताना चाहूंगा। सिर्फ भारत में इस वक्त आयुर्वेदा का जो वैल्यू है वो है 335 बिलियन, यानी करीब करीब 300, पिछले 10 सालों के मुकाबले, पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं, पिछले 10 सालों के मुकाबले ये फिगर डबल के बराबर हो चुका है। इस वक्त हम 335 बिलियन पे हैं और उम्मीद है अगले 2 साल में ये 1042 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, आप समझ सकते हैं कितने करोड़ होंगे। 33,500 करोड़ का इंडस्ट्री है और ये आने वाले कुछ टाइम पे 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे। और इसका जो ग्रोथ रेट है ये करीब 22% है अप्रोक्सीमेटली। और सिर्फ हर्बल मार्केट का जो इंडस्ट्री है, जिसमें हम लोग हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, हर्बल मेडिसिन, हर्बल ड्रग्स की बात करते हैं, जो आजकल फार्मास्यूटिकल्स में भी बनाया जाता है, बहुत सारे मेडिसिन हर्बल बनाया जाता है, उसका ग्रोथ भी करीब ऑलमोस्ट 16% है। और पूरी दुनिया का अनुमान अंदाजा है ये 23, करीब 24 बिलियन यूएस डॉलर का इंडस्ट्री होने वाला है 2026 तक। आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं जो आज हमारी इंडस्ट्री है ये 2 साल में 3 गुना बढ़ने वाली है। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का मार्केट है इंडिया में, आने वाले टाइम में इंडिया में ये 3 गुना बढ़ेगा और पूरी दुनिया में भी उससे ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आयुर्वेदा सारे लोगों के लिए 1 पॉइंट सॉल्यूशन का काम कर सकती है। सारे लोग इसको आसानी से अपनाएगा और जो लोग इसको एक बार अपनाएंगे उनको इसका अच्छा बेनिफिट्स मिलेंगे, तो हमेशा इसका साथ देंगे। हमारा जो चराकायु आयुर्वेदिक रेंज है इसकी कुछ खासियत है जो दूसरे प्रोडक्ट्स, दूसरे कंपटीशन से इसको बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले एडवांस फॉर्मुलेशन है। हमने हर प्रोडक्ट में 50% एक्सट्रैक्ट डाला है और 50% पाउडर डाला है। इससे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगा, हम जब चाय बनाते हैं, आप लोग मुझे 2 ऑप्शन दूंगा, आप दोनों में से मुझे बताना। हम जब चाय बनाते हैं ब्लैक टी, उसके 2 तरीका है। कुछ लोग पानी में चाय पत्ती को बॉईल करता है और वो आपको स्ट्रेन करके दे देता है। कुछ लोग सीप में चाय पत्ती रखती हैं और उसके थ्रू से गर्म पानी को गुजार देता है, पास करता है, तो आपके पास ब्लैक टी आ गया। तो चाय का जो मेन मेडिसिन है, चाय में जो ड्रग या फिर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कैफीन हम बोल सकते हैं, थेबाइन बोल सकते हैं, तो अब बताओ पहले वाले प्रोसेस में ज्यादा मिलेगा चाय के मेडिसिन या दूसरे प्रोसेस में ज्यादा मिलेगा? एक में हम लोगों ने बॉईल किया, एक में हम लोगों ने डिकॉक किया, डिकॉक्शन। बॉइलिंग में ज्यादा है या डिकॉक्शन में ज्यादा है? चाय पत्ती का जो मेडिसिन है वो बॉईल करने से हमारे चाय में ज्यादा आएगा या फिर उसको सीप के थ्रू से गर्म पानी डाल देने से ज्यादा आएगा? बॉइलिंग, करेक्ट। क्योंकि हम लोगों ने बॉईल करके उस चाय पत्ती में जितना मेडिसिन आप पूरा पूरा निकल लिया। इसका आप डिफरेंस भी बताऊंगा। आप स्ट्रेन करने के बाद जो चाय पत्ती रह गया ना बॉईल के बाद, उस चाय पत्ती से आप दोबारा चाय बनाओ, कलर नहीं आएगा। लेकिन दूसरा वाला प्रोसेस से आप 10 कप चाय निकाल सकते हो। इसका मतलब है पहला वाला प्रोसेस में हम लोगों ने ज्यादा मेडिसिन ले लिया। ओके लाइफ केयर हर ड्रग को इसी तरह से एक्सट्रैक्ट करती है ताकि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन, यानी उस पौधे में, उस जड़ी बूटी में, उस प्लांट में, उस हर्ब में जो मेडिसिन है वो आपको सबसे ज्यादा मिले। हम लोग पाउडर फॉर्म भी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट भी निकालते हैं ताकि आपको ज्यादा मिले। ऑर्गेनिक है, सेफ है, जीएमपी सर्टिफाइड है, एफोर्डेबल है, साइंटिफिक है और प्रोडक्ट का 100% क्यूसी क्यूए का जांच होती है। तो दोस्तों आप सब हमेशा लोगों को जब भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे ये जरूर बताना। और आज का हमारा पहला प्रोडक्ट है हल्दी जिंजर। दोस्तों ये आपके रसोई में हमेशा होता है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इसको मेडिसिन के नजर से नहीं देखा। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा जो हमें हेल्दी रखता है। पूरी दुनिया में इंडियन लोगों का हेल्थ सबसे अच्छा है। जिस तरह का माहौल हमारे देश में है, आप सब मानते होंगे कि हमारे देश में हाइजीन, सैनिटेशन
ये थोड़ा सा कमजोर है कॉम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। वहां के लोग पॉपुलेशन कम होने के कारण हाइजीन को आसानी से मेंटेन कर सकता है। हमारे देश में गंदगी है, पोल्यूशन है। आप देखना, हमारे यहाँ के ड्रेन देखना, बाहर के ड्रेन को देखना, गंदगी हमारे यहाँ पे ज्यादा है। हाइजीन, अभी भी हम लोग हाइजीन में कमजोर है। इसके बावजूद हमारे लोगों को बीमारियां कम होती है। उसका कारण है आपका किचन इज ए ब्रिलियंट मेडिकल स्टोर। आपका किचन एक बेहतरीन दवा खाना है। सारे गरम मसाले बेहतरीन मेडिसिन है जो आपको बीमार नहीं होने देते। उनमें से एक है हल्दी और जिंजर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। हल्दी और अदरक, इनको सदियों से मेडिसिन के फॉर्म पे यूज किया जा रहा है। बचपन में हम लोगों ने भी देखा, स्किन में प्रॉब्लम होते हल्दी लगाते हैं, आपको चोट लगा हल्दी लगाते हैं, सर्दी जुकाम खांसी अदरक देते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है जो डिसेंट्री डायरिया में भी अदरक में थोड़ा नमक मिक्स करके कोई झाड़ फूक वाला पढ़ के देते, उससे ठीक भी होता था। तो झाड़ फूक में क्या था आई डोंट नो, लेकिन अदरक में मेडिसिनल बेनिफिट है, मेडिसिनल वैल्यू है, उससे बीमारियां ठीक होती हैं। आप सर्दी जुकाम में चाय में अदरक डाल के पीते हैं, आपके गले का इरिटेशन कम होता है। तो ये दोनों बेहतरीन कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके कुछ खास बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले, ये जॉइंट पेन और आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा स्किन के लिए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए, इरिटेशन के लिए, हर गरम मसाला डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का मेडिसिन है। गैस और फ्लैटुलेंस का मेडिसिन है। अदरक और हल्दी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में टू द पॉइंट बात करना चाहेंगे तो आप ये बेनिफिट्स बता सकते हैं। इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा और इन्फेक्शन को कम करेगा। और अदरक में मौजूद जिंजरॉल बोल के एक एल्कलॉइड के कारण हमारा इम्यून सिस्टम और अच्छा होता है। कोई भी पेट की प्रॉब्लम के लिए दोनों चीज बहुत हेल्पफुल है। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, गैस, फ्लैटुलेंस, इनडाइजेशन, सारे प्रॉब्लम आपको कम कर देगा। पेट में कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है, हल्दी जिंजर से आपको रिलीफ मिल सकता है। हल्दी खास तरह से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, स्किन और ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर के लिए अच्छा है, पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। और हल्दी आर्थराइटिस और जॉइंट पेन के लिए आजकल हल्दी में जो मेडिसिन मिलता है उसका नाम है क्यूरक्यूमिन। बहुत सारे फार्मा कंपनीज क्यूरक्यूमिन का 10-10 कैप्सूल 2-2,500 रुपए में बेचते हैं। इसके अलावा हल्दी जिंजर का टैबलेट आप हमेशा साथ में कैरी करें। सफर में है, उल्टी या वॉमिटिंग ऐसा कुछ होता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसको लेने का तरीका है, आप 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार लें और आपको बहुत राहत मिलेगा। तो दोस्तों जल्दी से हल्दी जिंजर का रेटिंग दें आउट ऑफ 10। ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा? गुड, 10 on 10। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए, आर्थराइटिस के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए आप ये प्रोडक्ट अपने घर में रखें और लोगों को ये प्रोडक्ट सजेस्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा प्रोडक्ट सीखेंगे जिसका नाम है शतावरी जीरा। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। हाल ही में हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मेंस 30+। यानी वो मर्दों के लिए ऑलमोस्ट सारे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम का 1 पॉइंट सोल्यूशन है। इसके अलावा स्टेमिना कमजोरी, अगर कमजोर है, थकावट ज्यादा होता है, दिन में काम करते करते आप बहुत ज्यादा लिथार्जिक हो जाते हो, उसके लिए भी ये सोल्यूशन है। स्टूडेंट के लिए अच्छा है, जो लोग जिम में जाते हैं उसके लिए भी मेंस 30+ अच्छा है। उसी तरह का एक सिमिलर प्रोडक्ट है जीरा शतावरी, और ये स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है। ये बहुत एफोर्डेबल रेंज में है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग हाईलाइट करेंगे। जीरा गरम मसाला है, शतावर भी बहुत सारे लोग अपने किचन में यूज करते हैं। दोस्तों ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन। महिला का जो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ऑप्स गायनी को क्या बोलेंगे, डिलीवरी रिलेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी जो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, एनीवे जो ऑब्स्टेट्रिशियन की प्रॉब्लम्स होते हैं, डिलीवरी हो गया उसके बाद का जो फेज है, जैसे किसी महिला का बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद का जो 2-3 महीना होता है बहुत
प्रॉब्लम वाला पीरियड होता है, ब्लीडिंग होते रहता है, भूख में प्रॉब्लम आती है, नींद में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, हार्मोन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यानी डिलीवरी के बाद का जो फेज है बहुत टफ है, मुश्किल है। तो उसके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। जो भी महिला ने डिलीवरी खत्म हो गया, आप उनको ये प्रोडक्ट जरूर सजेस्ट करें। प्रेगनेंसी के दौरान आपने आयरन, फॉलिक, विटामिन सारा कुछ दिया, कैल्शियम दिया, एक बार डिलीवरी हो गया, आप उसके बाद शतपरी जीरा दे। सबसे पहले उस महिला का मिल्क प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होगा, बच्चों को मिल्क मिलेगा। इसके बाद लिथर्जी, थकावट, ब्लीडिंग से होने वाली प्रॉब्लम, कमजोरी, मेंटल इश्यूज, लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट, ये सारा कम हो जाएगा। इसके अलावा फर्टिलिटी, वाइटिलिटी और पोस्ट डिलीवरी के जो कॉम्प्लिकेशंस, जैसे मैंने अभी बताया, इन सारी चीजों को इंप्रूव करेगा। अगर किसी महिला को कंसीव नहीं हो रही है, पीरियड्स में प्रॉब्लम आते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आप उनके प्रोडक्ट दे सकते हैं। हस्बैंड को आपने मेंस 30+ दिया, वाइफ को आप शतावरी जीरा दे सकते हैं। ये वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्पफुल है। और डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है, तो डिलीवरी के बाद ये प्रोडक्ट अगर आप उनको देंगे तो उनका वेट कम होने में थोड़ा बहुत मदद मिलेगा। और इस बेहतरीन प्रोडक्ट का जो की बेनिफिट्स पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताएंगे, ऐसे बताना। डिलीवरी के बाद आप इसको तुरंत देना शुरू करें ताकि महिला का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए। दूसरा, अगर किसी महिला का पीरियड का साइकिल गड़बड़ होता है, जैसे हर महीने में अलग अलग डेट पे पीरियड आता है, पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, कंसीव नहीं कर रही है, ओवरी में सिस्ट है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो इस तरह के महिला को आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा महिला का जो स्टेमिना है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जैसे मैंने कहा था, फैटिक, कमजोरी, थकावट, डिलीवरी के बाद में जितने भी इश्यूज आते हैं, उसको हेल्प करने में, उसको कम करने में ये मदद करेगा। डिलीवरी के बाद बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। जिन महिलाओं में बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, खास करके पीसीओएस, पीसीओडी में, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में, जिनका ओवरी में बहुत सिस्ट है, पीरियड नहीं आ रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब इसमें सारे केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसे लोगों को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। किसी को अगर उल्टी आती है, मॉर्निंग सिकनेस है, सुबह में उल्टी जैसा आ रहा है, उन लोगों को भी आप शतवरी जीरा दे सकते हैं। इसको लेने का तरीका, सारे चराकों के प्रोडक्ट्स को लेने का तरीका सेम है। 1 से 2 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेना होता है। तो दोस्तों, आप इस प्रोडक्ट के बारे में भी अपना फीडबैक दें, आउट ऑफ 10 ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार प्रोडक्ट सीखते हैं, शिलाजीत केसर। दोस्तों, ये दोनों चीज, शिलाजीत और केसर, ये दोनों बहुत दुर्लभ हैं, ये आपको आसानी से नहीं मिलते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव है। आपको पता होगा, ये जो केसर है, ये हिमालय के आसपास में उगता है, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा इसका खेती होता है। और फूलों का जो पेटल्स होते हैं, स्टेमेंस, कार्पेल्स होते हैं, उसी से ये बनता है। और इसका प्राइस सोने के प्राइस के जैसा ही है, थोड़ा बहुत, बहुत एक्सपेंसिव है। जो प्योर केसर है इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और इसका बहुत बेनिफिट इंसान के बॉडी में देखने को मिलता है, और ये इंस्टेंट इंस्टेंट काम करता है। और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत लाजवाब है, शिलाजीत और केसर। इसका इस्तेमाल भी बहुत सालों से आयुर्वेदा में हो रहा है। पुराने जमाने के राजा महाराजा लगातार इस तरह का चीजें लेते थे, तो उनका हेल्थ अच्छा रहता था। आप देखते होंगे पहले जमाने में कितनी रानियां होती थी महाराजों का, और उनके कितने औलाद होते थे। जी, पिंक 18 वुमेन पावर के साथ साथ शतावरी जीरा दे सकते हैं। तो पुराने जमाने में जो लोगों का फर्टिलिटी, कैपेसिटी, वाइटलिटी था, क्योंकि तब पॉपुलेशन कम थे, पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई बातचीत नहीं था। अब देखना, पुराने जमाने के जो खानदान होते थे वो बहुत तेजी से फल फूलता था। आजकल इनफर्टिलिटी है, 10 साल 15 साल पहले इनफर्टिलिटी नहीं थी, बच्चा ना होना वाज लाइक
वेरी अनकॉमन। 15 साल 20 साल पहले आप किसी भी गांव शहर में चले जाओ, आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं कि लोगों को औलादे नहीं हो रही है। तो 100 साल पहले चले जाएंगे तो हर राजा महाराजा आप देखना सबके खानदान में बहुत सारे वारिस होते थे, क्योंकि उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी का जो नॉर्मल फूड होता था वो आज हमारे लिए मेडिसिन बन चुका है। तो ये शिलाजीत और केसर, पुराने जमाने के लोग अपनी वाइटलिटी स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए रोजाना अपने फूड में लेते थे, और आयुर्वेदा में ये एज ए बेहतरीन मेडिसिन इस्तेमाल होता था। इससे इंसान की वाइगर वाइटलिटी स्टेमिना बढ़ता है। शिलाजीत और केसर दोनों मिलकर इंसान की जो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, मतलब ब्रेन की फंक्शंस को बेहतर करता है। डिप्रेशन, थकावट, कमजोरी को कम करेगा। इंसान का जो बॉडी का क्षमता जो है, बॉडी हमेशा एक एनर्जी मोड पे रहना, एक्साइटेड रहना, खुश रहना, अच्छा सोचना, अच्छा परफॉर्म करना, ये आपका बढ़ाएगा। उसके अलावा स्ट्रेंथ, स्टेमिना, मैंने कहा बॉडी का अपने आप को रिपेयर करने का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग रिजुविनेशन कहते हैं। बॉडी हर रोज थक जाता है, हर रोज बॉडी में रिपेयरिंग होता है, वेयर एंड टेयर होता है, और बॉडी अपने आप उसको ठीक कर लाता है, इसको बोलते हैं रिजुविनेशन। शिलाजीत केसर आपका बॉडी का रिजुविनेशन को बढ़ाएगा, और ये एफ्रोडाइसियक है। एफ्रोडाइसियक का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं, सेक्सुअल कैपेसिटी को बढ़ाती है, सेक्सुअल फीलिंग्स को बढ़ाती है। यानी ये रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल प्रोडक्ट भी माना जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये बिना शादीशुदा लोगों को नहीं दे सकते, किसी को देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तब भी सेफ है, शादी के बाद भी दे सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट है। चलिए इसके बारे में कुछ बेनिफिट्स टू द पॉइंट सीखते हैं। ये हमारे बॉडी के रिजुविनेशन यानी इसके रिपेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाती है और मेल फर्टिलिटी को बढ़ाती है। ये प्रोडक्ट हम फीमेल्स को भी दे सकते हैं। सारे बेनिफिट्स फीमेल को भी मिलेगा, लेकिन जो फर्टिलिटी और टेस्टोस्टेरोन की फंक्शन है वो फीमेल्स में नहीं दिखेंगे। ये हमारा बॉडी का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये बॉडी का ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाती है और बॉडी के परफॉर्मेंस को, वाइगर को बढ़ाएगी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी को कम करेगा। तो दोस्तों सिमिलर वे ये भी आप 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा आप सबसे, ये प्रोडक्ट भी आपको कैसा लगा एक बार बताएं। आउट ऑफ 10 आप इसको रेटिंग दे सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते एक और प्रोडक्ट की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आरोग्यवटी। दोस्तों आरोग्यवटी में शायद 10 से 15 हर्ब्स हमने डाले हैं अलग अलग, और सारे हर्ब्स बहुत पर्टिकुलर हैं। हर एक काम के लिए वो हर्ब्स बहुत स्पेसिफिक हैं। जितने जड़ी बूटी को हम जानते हैं, जितने जड़ी बूटी के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया है, जैसे हम लोग गिलोय को जानते हैं, जीरा, शतावरी, गोखरू, जितने जड़ी बूटी को हम जानते हैं जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आयुर्वेदा में, वो सारे सिलेक्टेड जड़ी बूटी को आरोग्यवटी में डाला गया है। यानी ये मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट है। अगर कोई इंसान बीमार है और आप उनको 200 से 300 रुपए की रेंज में कोई प्रोडक्ट देना चाहते हैं और आपको नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट देना है, आप आंख बंद करके आरोग्यवटी दे सकते हैं। इसका मतलब ही है आपको बीमारियों से बचाएगा, और अगर आप बीमार हैं तो आपको क्योर करेगा। ये मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट है, आप हर बीमारी में आरोग्यवटी दे सकते हैं। ये हमारे बॉडी के तीनों सिस्टम को बैलेंस करेगा, वात पित्त कफ को बैलेंस करेगा। इसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल है, इन्फेक्शन को दूर करेगा। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, स्ट्रक्चर, लुब्रिकेशन, सपोर्ट, कम्युनिकेशन, बॉडी के हर फंक्शन को बैलेंस करेगा। वात पित्त कफ, हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मार सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल भी है। इसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तब भी ये काम करेगा। बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, रिकवरी को बेहतर करता है। यानी A to Z बीमारियों में आप ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। इसका जो कॉमन कॉमन बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, कोई भी इंफेक्शन,
बॉडी कमजोर है, थकावट है, बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ भी इंफेक्शन हो गया, आप वहां पे ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये बॉडी के सारे बैलेंस, तीनों दोषा को बैलेंस करेगा, त्रिदोषा को बैलेंस करता है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इंप्रूव करेगा, उसके फंक्शंस को बेहतर करेगा। अगर किसी का लंग्स, लिवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, पैंक्रियास, गोल ब्लैडर, कुछ भी ऑर्गन अगर कमजोर है, फैटी लिवर है, किडनी में प्रॉब्लम है, हर ऑर्गन को ये सपोर्ट करेगा। यानी ये आप हर किसी को दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट मल्टी डायमेंशनल है, इसके बारे में बस इतना ही कहूंगा कि आप ये प्रोडक्ट सबको दे सकते हैं, हर इंसान को। इसको लेने का तरीका भी सिमिलर है, 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग आरोग्य बटी का भी रेटिंग करें। और इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं। अगर किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है आप प्लीज पूछें। आप अपना सवाल चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप चाहो अनम्यूट होना है, मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा। एक सवाल है कि 1 टैबलेट किसको दे, 2 टैबलेट किसको दे, 3 टैबलेट किसको दे। बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी प्रोडक्ट जब आप किसी को देंगे, कम से कम 2 बार देना है, कम से कम। अगर ज्यादा बीमारी नहीं है तो आप 2 बार देना। कोई अगर बीमारी को रोकने के लिए यूज कर रहे हैं तब भी 2 बार देना है। कोई अगर बीमार है, ज्यादा बीमार है, तो आप 3 बार देना। 30 से 40 किलो का वजन जितने लोगों का होगा, बच्चों होंगे, बड़े होंगे, अगर वजन 30-40 किलो है, आप 1-1 टैबलेट 2 बार देंगे या 3 बार देंगे। 60-65 किलो का है, आप 2-2 टैबलेट 2-3 बार देंगे। और अगर 70-80 है, आपको 3-3 टैबलेट भी देना होगा। 100 के ऊपर होगा तो आपको 4 टैबलेट भी देना हो सकता है। यानी बॉडी के वेट के हिसाब से कोई भी मेडिसिन का डोज डिसाइड होता है। एस्थमा में आप पंच तुलसी दे सकते हैं, कॉफ फाइटर दे सकते हैं, गर्म पानी के साथ एलोवेरा जूस दे सकते हैं, मुलेठी दे सकते हैं, I3, आई बॉडी या फिर क्यूरक्यूमिन C3 भी दे सकते हैं। आर्थराइटिस के लिए हमारे पास हर्बो फूडस्यूटिकल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही आता है, ऑर्थो ओमेगा और ओमेगा फ्लेक्स, ये दोनों प्रोडक्ट आर्थराइटिस में दे सकते हैं। कैंसर के लिए हमारे पास बहुत सारे एंटी कैंसर मेडिसिन हैं, जैसे गैनोलाइफ, बेरीफ्यूल, नोनी। और इसके साथ साथ आप बॉडी के सपोर्ट के लिए विटामिन मिनरल्स ले सकते हैं, जैसे माई 90, पिंक 18, फाइटर 40। और कैंसर वाले पेशेंट को अक्सर डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम भी आता है, तो आप उसको ब्रेन फ्यूल भी दे सकते हैं। जी, यूट्यूब पे मैंने अपने 2-3 सेशन डाला है, और उस चैनल को आप सर्च करें इस तरह से, @इस्फाको डाल दो, आपको दिखेगा। मैं देखता हूँ, अगर अभी मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ तो आपको लिंक ही भेजता भेजता हूँ। ये लिंक मैंने आपको भेजा। इस लिंक को क्लिक करके आप सारे ट्रेनिंग सेशंस को देख सकते हैं। मैंने हालांकि सिर्फ 2 सेशन वहां पे डाले हैं, लेकिन बहुत जल्द धीरे धीरे आपको सारे सेशन वहां पे मिलेंगे। जी, अस्थमा के लिए ऑल इन वन प्रोडक्ट हम नहीं कह सकते, क्योंकि अस्थमा बहुत अलग तरह का बीमारी है। ये मतलब ये एलर्जी है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। तो एलर्जी कम करने का प्रोडक्ट देने होंगे, सांस लेने में आसान है उसका प्रोडक्ट भी देना होगा। तो नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट, ये 2-3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन देना होगा। क्या और किसी का कोई सवाल है? एक आप में से कोई मुझे एक बार चेक करके बताना, अगर किसी ने यूट्यूब में क्लिक किया होगा, क्या आपको दिख रहा है यूट्यूब चैनल? जी, नोनी दे सकते हैं, क्योंकि नोनी ब्रोंको डायलेटर है, वो जो विंड पाइप है उसको थोड़ा सा डायलेट कर देगा। यूट्यूब के चैनल का लिंक मैंने फिर से भेज दिया, आप इसको लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, आपको चीजें मिलती रहेंगी। जी, जो अस्थमा की प्रॉब्लम के प्रोडक्ट्स है वही सांस की प्रॉब्लम में प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर अस्थमा ना हो के सिर्फ सांस लेने की प्रॉब्लम है, इसके दूसरे कारण भी हो सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम में भी सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप डिटेल में उनसे या फिर जो भी पेशेंट उनसे एक बार डिस्कस करें। डायलिसिस के पेशेंट को पहले आप कंफर्म करो कि डॉक्टर ने उनको कुछ भी लेने के लिए अलाउ किया है। अगर ऐसा है तो आप उनको किडनी फ्यूल दे सकते हैं। क्या और किसी का कोई सवाल है? लिकोरेस देने का तरीका, दो दो टेबलेट दिन में 2 से 3 बार, ऑन एन एवरेज 50-60 साल की उम्र के लिए बोल रहा हूँ। अगर लिकोरे इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन के कारण अगर लिकोरिया हुआ है, तो हस्बैंड को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेट होता है। टीथ में कीड़े के लिए क्या दे? सुबह शाम ब्रश करें, अच्छा प्रोबायोटिक से। सुबह शाम जब भी खाना खाएं ब्रश करें, अच्छे से गार्गल करें, और बबूल का टैबलेट ले, साथ में नीम का भी ले सकते हैं। क्या और भी मुझे कोई बताएंगे यूट्यूब का लिंक खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? नंदन जी ने कहा नहीं खुल रहा है। नीति जी, अब एक बार इसको क्लिक करो, मुझे बताना क्या ये चल रहा है चैनल। अगर वो नहीं खुल रहा है तो मैं आपको दूसरा भेजता हूँ। आप सब लोग एक बार इस पे ट्राई करना। ये वाला क्लिक कीजिए जो मैंने अभी भेजा है। पहला वाला लिंक पे मत जाइए, इस वाले लिंक पे जाइए। हाँ, तो इसको आप क्लिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इसमें सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबका इस सेशन में आए। इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे, सेशन को करते रहेंगे। और जो लोग जैसलमेर और काजीरंगा क्वालिफाई किए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि हम लोगों ने होटल बुक करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड डे। फिर मिलते हैं फ्राइडे को एक और बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।